नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपक अरोड़ा आज आपके साथ बात कर रहे हैं हमारे इंटीग्रेशन के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन, यानी जो हमारी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन। लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि जो इंटीग्रेशन बेस है, इंटीग्रेशन बेस पे है वो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 10 और एक्सरसाइज नंबर 11, ये मेनली है। और इसमें जो एक्सरसाइज नंबर 12 है वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों का मिक्सचर में है। बट मैं बात करूँ ये चार चैप्टर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बात करूँ नंबर वैल्यू की, तो हमारे पास 6 नंबर चैप्टर में से 3 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 10 चैप्टर में से भी ये क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। 11 चैप्टर में से आपको 3 मार्क्स के 2 सम मिलते हैं या कई बार 6 मार्क्स का डायरेक्ट सम मिल जाता है। और 12 चैप्टर के लिए बात करूं तो 1,6 तो आपको 7 मार्क्स के दो क्वेश्चन मिलते हैं 1 और 6 का, जिसमें हम देखें 25 मार्क्स का हमारा एक चैप्टर रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। और ये आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर में भी इसकी बुक आती है, इस पे एक बुक है बेस, और इस पे सेकंड ईयर में भी है। ये नहीं है आपको पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है, और अगर आप इसको जितना स्मूथ में जितना आराम से पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से समझ आता है। और स्टार्ट में जब आप इसको स्टार्ट करने बैठे तब आप इस इंटीग्रेशन के टॉपिक को बहुत ही आराम से और बहुत ही स्मूथ से चालू करें, एक एक स्टेप का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका स्टार्ट बहुत अच्छा हो गया तो इंटीग्रेशन बहुत ही शानदार जाएगा, बहुत ही शानदार समझ में आ जाएगा आपको। और अदरवाइज आपने इसको जंप मार मार के आपने इसको फॉरवर्ड कर करके देखा तो अगर आपसे स्टेप मिस हुए तो फिर आपको ये इंटीग्रेशन नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम देने वाला है। हम चाहेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि इंटीग्रेशन को आपको पार्ट्स में कराऊं, कि हमारे जो पार्शियल फ्रैक्शन का क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन वाले क्या होंगे, पुट करने वाले क्या होंगे, प्रतिस्थापन, हर एक पार्ट्स में डिवाइड करके कराऊंगा। लेकिन आज हम स्टार्ट की 2 क्लासों में इसका जो बेसिक है हम उसको कवर करेंगे और उसमें देखेंगे इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, ये प्रोसेस कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको इंटीग्रेशन को। सबसे पहले मैं इसकी बात करूं इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन एक्चुअल में है क्या। इंटीग्रेशन यानी समाकलन, तो एक्चुअल में ये है क्या इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन जो हमने अभी बात की थी अवकलन, मैं बात करूं इट इज इनवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा था, अवकलन जो पढ़ा था हमने, उसका ये जो क्या है इनवर्स प्रोसेस है, यानी उसका जस्ट विपरीत प्रक्रिया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसा अवकलन स्टेप को कम करता था या चेंजेस करता था, तो उसके बिल्कुल अपोजिट चेंजेस करेगा, उसके विपरीत उसका परिवर्तन करेगा। बात करता हूँ जैसे मैं अब जैसे कोई अवकलन, जैसे कोई फंक्शन था, लेट fx कोई फंक्शन था, कोई एक फंक्शन था, तो हमने उसका डेरिवेटिव किया, हमने उसका डिफरेंशिएशन किया fx का, तो हम जानते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो सपोज करिए f डैश x हमें मिलेगा। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं x के रिस्पेक्ट f डैश x का, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो fx मिलेगा, यानी जो फंक्शन एक्चुअल में जो हमारा मेन फंक्शन था, जो ओरिजिनल में फंक्शन था, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी कह सकता हूं मैं कि जो अवकलन है उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है मेरा समाकलन। अब एग्जांपल्स की हेल्प से मैं इसको समझाने का ट्राई करता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लीजिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया कि y इक्वल टू x² + 1 है, ये आपका एक क्वेश्चन है। तो मैंने इसका अवकलन किया dy/dx, तो मेरे पास रिजल्ट आया 2x। एक अलग मैंने क्वेश्चन लिया y इक्वल टू x² + 5 ले लिया, तो हमारा dy/dx आ रहा है, जो अवकलन आ रहा है इसका वो आ रहा है 2x। हमारे अवकलन होने के बाद दोनों के दोनों 2x आ रहे हैं, जबकि हमने स्टार्ट क्वेश्चन में किया था x² + 1 और x² + 5, यानी दोनों क्वेश्चनों के जो मेन फंक्शन था उसमें तो डिफरेंस था, बट अवकलन होने के बाद दोनों सेम आ रहे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है और यहाँ पे भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो इसी टाइप से अगर मैं इसी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो मेरे पास रिजल्ट जो मिलता है 2 x² + 2 + c। मैं बात करूंगा x² + 2 + c कैसे आया,
तो मैं ये फॉर्मूले आपको जब कराऊंगा तब की बात, प्लस सी लिखते हैं हम इसको। तो सी यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल है, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वैसा आता है। अब हम इसका इंटीग्रेशन, सॉरी मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ 2x का, 2x dx का, तब इसके इंटीग्रेशन में आता है x² प्लस सी, 1 मान लीजिए तो यहाँ इसको 2 मान लीजिए। तो प्लस सी का यहाँ मतलब है एक कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे जो इस वैल्यू को c1 यानी इस वैल्यू को बैलेंस करेगा, यहाँ पे जो 1 लेके आया, और यहाँ पे जो c2 बैलेंस करेगा यानी 5, जो ये कांस्टेंट नंबर था। एक्चुअली में c आने का मतलब यहाँ पे इसलिए है कि c जो हमारे क्वेश्चन को जो हमारे जो मेन फंक्शन था उसमें कोई कांस्टेंट हो है तो नहीं, अगर है तो वो उसको बैलेंस कर लेगा। अगर सपोज करिए नहीं होता, सपोज करिए कि आपका फंक्शन है y x², सिर्फ इतना ही फंक्शन है, तो dy/dx अगर मैं इसका ज्ञात कर रहा हूँ तो 2x आएगा। अब हम इसका अगर समाकलन ज्ञात करें तो 2x dx का अगर हम समाकलन करें तो हमारे पास x² प्लस c आने वाला है, जो कि अब हम बात कर रहे थे कि x² कोई क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, तो उसका डेरिवेटिव करें तो 2x आ रहा है, जब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं x² प्लस c आ रहा है। तो बात करें यहाँ पे तो कांस्टेंट कोई था ही नहीं तो भी c आ रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब कि n से समाकलन है हमारे पास, तो अभी तक इसका जो वैल्यू है c का, तो हम अब यहाँ कंडीशन रखें कि x की वैल्यू 1 हो रही है तो y कितना हो रहा है, x की वैल्यू 2 पे y कितना, एक कंडीशन अगर यहाँ पे अप्लाई कर दी जाए तो हमें c की वैल्यू भी मिल जाएगी, क्योंकि c हमारा 0 हो जाएगा, या जैसा भी कांस्टेंट में होगा यहाँ पे c2 की जगह 5 आ रहा है तो ये 5 क्लियर हो जाएगा, और c1 की जगह c की जगह हमारे पास 1 आ रहा है। तो ये सारा डिपेंड करता है x और y की कंडीशंस पे, x और y की वैल्यू पे, कि x बराबर 1 पे y कितना आ रहा है, x बराबर 2 पे y कितना आ रहा है। तो ऐसा कंडीशन अगर हम पुट करते हैं तब हमें कंडीशन मिल जाएगा और इसका हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जब हम इस क्वेश्चन को, हम जैसे आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब उसमें आपको c की वैल्यू फाइंड करना भी हम सीखेंगे, हम बात भी करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं ये इसका जैसे x2x का x² कैसे हुआ, तो ये सब इंटीग्रेशन के लिए हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को पढ़ना चाहेंगे। तो जब हम उनके फॉर्मूलों को पढ़ेंगे तब हम उनके साथ उनके क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो जैसे अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इंटीग्रेशन को पढ़ें, तो आप अवकलन यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी अवकलन समाकलन के दोनों फॉर्मूलों को अगर साथ लेके चल रहे हैं तो बिल्कुल केयरफुली साथ लेके चलिए, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को सेपरेट लिखिए आप इनको, तो वह पढ़िए। जैसे मैं दोनों फॉर्मूलों की एक साथ बात करता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ, हमने बात की थी x⁻n, जब x की घात n होती है तब उसका अवकलन क्या होता है, तो हम बात करें n डॉट x⁻n-1 n dx बाय dx, तो हमें इसका पता है कि 1 हो जाएगा, तो मैं इसको राइट नहीं करा। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन था, ये आपके पास कांस्टेंट था n डॉट x⁻n-1। अब इसी का मैं इंटीग्रेशन देखूं, अब इंटीग्रेशन में हम देखें फॉर्मूला, तो x⁻n dx, तो ये फॉर्मूला इसका जो वैल्यू होगा x⁻n+1 अपॉन में n+1 n+c। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास कांस्टेंट था अवकलन में मल्टीप्लाई में आ रहा था, डिफरेंशिएशन सॉरी अवकलन में मल्टीप्लाई में आ रहा था, इंटीग्रेशन यानी समाकलन के अंदर हमारे वो अपॉन में जा रहा था। जैसे अवकलन में पावर कम हो रही थी तो वहां पावर एक बढ़ के आ रही है, तो हमें इन चीजों के साथ भी ध्यान रखना है। अब जैसे दूसरा फॉर्मूले की बात करूं मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, अब c आया तो हमें पता है माइनस आएगा, cos x का क्या हुआ sin x, तो अब इसी तरह मैं इंटीग्रेशन में पढ़ूं cos x sin x का क्या होगा, तो यहाँ वैल्यू आएगी -cos x प्लस c। अब आप कहेंगे कि cos x का हुआ -sin x आया, अब sin x का -cos x आया, क्योंकि हम जानते हैं कि cos x जब अवकलन किया तो हमारे पास माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन को बैलेंस करने के लिए हम देखें तो sin x का -cos x, अब माइनस साइन लेके चलते तो यहाँ ये माइनस माइनस प्लस आता, जैसे देख लीजिए cos का माइनस साइन है तो माइनस साइन का cos है, बिल्कुल ये रिवर्स प्रोसेस ही वर्क कर रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर x⁻n-1 का भी लेके जाएंगे ना आप यहाँ पे, तो आप x की घात n-1 का लेके जाएंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर n आ जाएगा, और बटा में भी n-1 के अंदर +1 होगा तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और n से n भी कैंसिल हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ कि आपने इंटीग्रेशन किया n डॉट x की पावर n-1 dx, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमें तो बाहर ही रखना है। अब हमारा फॉर्मूला तो इसी पे वर्क करेगा ना, तो x की पावर n-1, इसकी पहले पावर थी उसके अंदर हमने क्या किया +1 किया, और अपॉन में भी हमने क्या किया +1 किया।
और प्लस में c किया। तो हम देखते हैं रिजल्ट क्या है। -1 + 1 कैंसिल हो चुका है, -1 + 1 कैंसिल हो चुका है, तो मेरे पास रिजल्ट आ चुका है x की पावर n + c। अब c मैंने आपको पहले ही बताया था, ये डिपेंड करेगा वैल्यूज पे उनकी x और y की। तो अगर मैं c को ऐसे करूं तो हमें x n वापस मिल चुका है। यानी किसी भी फंक्शन का अगर अवकलन करूं और उसका समाकलन करें तो हमारे पास सेम ही रिजल्ट आएगा। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूं। हमारे अब की बार काम के सिर्फ आपके राइट वाले फॉर्मूले ही नहीं है, हम इंटीग्रेशन भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मैं डिफरेंशिएशन के साथ में आपको करके दिखा रहा हूं कि जो जो क्वेश्चंस हम करके देखेंगे तो ये रिवर्स प्रोसेस आपको दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 10x का डिफरेंशिएशन, यानी 10x का अवकलन हम बात करें तो sec स्क्वायर x होता है। सिमिलर अब इंटीग्रेशन करें हम sec स्क्वायर x का तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 10x। तो इसी तरह से जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े थे वो जस्ट इसके अपोजिट में चलेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अवकलन हमारे चेन रूल को फॉलो कर रहा था, समाकलन ऐसा कभी भी नहीं करता। समाकलन चेन रूल को फॉलो कभी नहीं करता। अवकलन हमारे कंपोजिट फंक्शन को भी एक्सेप्ट करता था, बट समाकलन कभी भी कंपोजिट फंक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता। यानी संयुक्त फलन, दो फलन एक साथ आ रहे हैं तो अवकलन में क्या होता है, पहले को रखा दूसरे को कर ले, दूसरे को रखा पहला कर ले, लेकिन समाकलन में ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए समाकलन थोड़ा मुश्किल पड़ता है कि आपको साथ एक साथ फॉर्मूलों को अलग अलग करके करना पड़ता है। तो दूसरी बात का आप ये ध्यान रखिए। तीसरी बात जो इसमें एक और इंपॉर्टेंट रहेगी लिमिट्स के बारे में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे क्वेश्चंस में आते जाएंगे, आपके साथ साथ मैं बताता रहूंगा। तो पहले कुछ सिंपली क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट उन क्वेश्चन के हैं, जो मैं बात करूं एक्सरसाइज के लिए, तो मैं एक्सरसाइज के हिसाब से ही बात कर लेता हूं। एक्सरसाइज हमारी 9th है, जो उसमें हमारे इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं उसको दिया गया, मैं उसी को लेके बात करूंगा। तो आप देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने जो स्टार्ट करिए, आपको इजी लगे होंगे। अब इसमें देखिए हमारे पास रूट आ रहा है, e की पावर आ रही है, x आ रहा है, cos आ रहा है, sin आ रहा है, sec स्क्वायर cos x स्क्वायर आ रहा है। तो पहले मैं इनके फार्मूलास की लेकर डिस्कस करता हूं, तो आप इनके फार्मूले नोट करेंगे। जैसा मैंने फर्स्ट किया था भाई इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx, तो इसका जो फार्मूला होगा x रेज़ टू n + 1 अपॉन में n + 1 + c। तो ये हमारा पहला फार्मूला है x की पावर n के लिए। जो सेकंड फार्मूला है जो मेरा e रेज़ टू x dx, तो e की पावर x का जो फार्मूला होगा वो e रेज़ टू x + c। हमने देखा था ये अवकलन में भी सेम ही था, तो ये कैसा है कि फंक्शन एक ही क्वेश्चन ऐसे वैल्यू है या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकी फलन है, जिसका हमने अवकलन करें समाकलन करें तो वो सेम ही होगा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो cos x की बात करूं तो sin x + c। अब sin x के लिए बात करूं तो मैं अभी हमने बात की थी -cos x + c। बात करें नेक्स्ट के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, तो इसका जो रिजल्ट आया था वो sec स्क्वायर x dx था। नेक्स्ट के लिए बात करूं sec स्क्वायर dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 10x + c। हम बात करें नेक्स्ट 7 नंबर फॉर्मूला cot x dx, cot x dx, तो इसका हम इंटीग्रेशन करें तो माइनस cos x स्क्वायर x dx होगा। सॉरी मैंने ये अवकलन, ये भी इसका भी अवकलन कर दिया मैंने और इसका भी मैंने अवकलन कर दिया। 10x के लिए बात करूं तो इसका log cos x होगा प्लस c, और इसी तरह मैं बात करूं cot x का तो ये होगा log sin x प्लस c। तो यहाँ पे माइनस साइन आप बाहर लीजिए तब तक तो ठीक है, अदरवाइज जब माइनस साइन नहीं लेते तो sec x भी होता है। अब बात करूं कि जैसे हमने sec स्क्वायर tan x किया, अब sec x tan x का भी हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x। तो जो अभी हमने बात की थी sec x tan x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब अवकलन करिए sec x tan x किसका अवकलन था, तो ये sec x का अवकलन था, तो इसी तरह ये आंसर भी होगा sec x + c का।
तो आप sec x का अवकलन करिए, आपको sec x tan x मिलेगा, tan x sec x का समाकलन करिए तो आपको sec x मिलेगा। तो ये 8 फॉर्मूले आप इनको नोट करिए। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद 9 नंबर जो फॉर्मूला है मेरा, अभी हमने बात की थी थोड़ा देर पहले, लास्ट जो ये अवकलन की वीडियोस थे उसमें sin इनवर्स x का अवकलन होता है तो 1/√1 - x²। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं 1/√1 - x² का समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा sin इनवर्स x + c। बात करें -1/√1 - x² dx, तो ये जो इनवर्स था वो cos इनवर्स x + c का था। इसी तरह बात करूं 1/1 + x², तो ये इनवर्स था मुझे पता है tan इनवर्स x का। इसी तरह कोट के लिए बात करूं तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है a⁴x dx का। अब हमने इसका जब अवकलन किया था a⁴x का, तो a⁴x डॉट log a आया था, तो यहाँ a⁴x अपॉन में 1/log a प्लस c आ जाएगा, यानी जो जो उसमें मल्टीप्लाई में आ रहा था ये हमारे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कुछ 12-13 फॉर्मूले हैं, आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे, इनको अच्छे से लर्न करेंगे, क्योंकि अगर आप इनको याद रखेंगे तो ही हमारे इंटीग्रेशन बहुत आसान से होने वाले हैं, बहुत इजी होने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट की बात करना चाह रहे हैं इंटीग्रेशन के लिए। हम अब इन क्वेश्चनों के बेस पे मैं इन फॉर्मूला के बेस पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर सम है मेरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ x² का यहाँ पे क्यूब का मतलब क्या है, ये क्यूब रूट है, यानी उसकी पावर 1/3 है। अगर यहाँ पे सिर्फ रूट होता तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता, तो ये क्वेश्चन सिर्फ x से ही होता। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम की बुक में ये थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में प्रिंट हुआ, तो ऐसा नहीं है वो, तो यहाँ पे क्यूब रूट के ही साथ है। तो x की पावर 2/3 का मतलब क्या होगा, अगर इसको मैं थोड़ा अरेंज करूं तो x⁴2/3 dx। तो ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx, तो x⁴n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। तो इस तरह से हम इसको समाकलन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो i = x की पावर 2/3, अब 2/3 में मुझे पता है ऐड करना है 1, सेम के सेम वैल्यू अपॉन में भी मुझे ऐड करनी है और प्लस c आ जाएगा। तो हम यहाँ देखो तो x की पावर 2/3 प्लस 1 है, तो ऐड करते ही 3/3, 3 और 2 5/3 हो जाता है, और सेम का सेम यहाँ पे भी 5/3 हो जाएगा। अब 5/3 है तो अब रेसिप्रोकल के साथ ऊपर जाएगा, 3/5 x⁴5/3 प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसी टाइप की बात करूं e⁴x। अब e⁴x है, तो अब हमने बात की थी अगर e⁴x होता तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बट e⁴x है तो यहाँ ये मेरा प्रतिस्थापन रूल लगने वाला है। अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखूं तो जैसे हम अवकलन में कर रहे थे e⁴x था, तो हम अवकलन करते थे, तो जैसे 3x का किया तो e⁴3x आ गया। अब 3x का जब हम अवकलन करते हैं तो 3 तो गुना में आ जाता है, तो हम इसके बटा में लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको प्रतिस्थापन का रूल यूज करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए भी बात करेंगे इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ e⁴3x dx। तो आपको मैं एक बार शॉर्टकट मेथड से करवा रहा हूँ कि e⁴3x एज इट इज आ जाता है। अब 3x की बात करें तो हमारे पास जैसे चेन रूल की ये था, चेन रूल फॉलो नहीं कर रहा मैं सिर्फ शॉर्टकट मेथड की बात कर रहा हूँ। अगर हम अवकलन करते तो e⁴3x का 3x आता और अवकलन के लिए हम 3x को लेते तो 3 को पुट करते x का 1 आता, जो ये मल्टीप्लाई में आ रहा तो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाएगा। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर बन रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या प्रतिस्थापन विधि से करना चाह रहे हैं तो उसका भी आंसर है कि आप क्वेश्चन को वापस चालू करिए। तो यहाँ आपको एज्यूम करना पड़ेगा लेट 3x को आप पुट करिए t, तो अवकलन कर दीजिए dx। इसका अवकलन करना है, मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, तो हमारे पास बन रहा है dt/dx = 3.dx, यानी मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो dt/dx आ रहा है, जबकि मेरे पास क्वेश्चन में dx है।
तो मैं dx को इधर इधर रिप्लेस कर रहा हूँ और 3 को इधर रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यानी मेरे पास जो dx का जो वैल्यू है वो dt/3 बन गया। तो अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन करते समय इंटीग्रेशन जैसे ही मुझे हल करना था चेन रूल तो फॉलो नहीं हो रहा, तो 3x को मैंने पुट कर दिया t, तो ये लिखिए e की पावर t। अगर मैं अब dx को लिख देता हूं तो e की पावर t एक कांस्टेंट फलन बन जाएगा जिसका समाकलन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक हमारा वेरिएबल t में और x में, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे dx ये हमें शो कर रहा है कि जो इंटीग्रेशन समाकलन उन फलनों का ही संभव है जिन फलनों का x में दिया हुआ है वहां, या वेरिएबल में x में, तो ये तो t में, तो हमें इस x को बदलने के लिए dx की वैल्यू निकाली, तो यहाँ आ रही है मेरे पास dt/3, तो कांस्टेंट तो फिर बाहर आएगा। तो e की पावर t का समाकलन हमने बात की थी, अभी e की पावर t होगा तो 1/3 पहले से ही है मेरे पास, तो ये आंसर जो पहले वाला आंसर आप देख लीजिए दोनों मैच कर रहे हैं। तो इस रूल की बात हम नेक्स्ट आगे करने वाले हैं कि इस प्रतिस्थापन मेथड होता है, जो प्रतिस्थापन विधि होती है उसको हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए। अभी आज हम बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। जो इंटीग्रेशन है मेरा x³ - 1/x², तो ऐसा है, तो पहले मैं x² का क्वेश्चन में इस वैल्यू में डिवाइड कर रहा हूं, तो x³ बटा x² - 1/x², तो मैंने पूरे वैल्यू में डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्वेश्चन बन रहा है x - 1/x²। अब दोनों एक साथ तो होने से रहे, इसीलिए तो हमने कहा था कि इसको अलग अलग करना पड़ता है, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया, तो ये x बच रहा है। तो x का भी हमने बात की कि x की घात बढ़ा दीजिए और बटा में उतना ही आ जाए, तो ये तो हुआ इसका। अभी हमें इसका अवकलन नहीं पता, तो x की पावर -2 है, लिख के मैं इसको कर सकता हूं। अब -2 के हिसाब से हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, -2 प्लस का 1, बटा में भी ये होगा -2 प्लस का 1 और प्लस का c, हालांकि प्लस का c इसके साथ भी आएगा, तो मैं इस c1 को इसको c2 राइट कर लूं, दोनों के लिए हमने c यूज कर लिया, तो उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो लास्ट जो वैल्यू आने वाला है मेरा i, तो x²/2, x की पावर यहाँ पे -1 बची और यहाँ -1 बचा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस बच रहा है और ये 1/x लिखा जा सकता है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसी टाइप से मैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बात करना चाहूंगा। अब ये तीन फलन एक साथ हैं, तो हमें तीनों फलनों को पहले अलग अलग करना पड़ेगा, तो मैंने तीनों को अलग अलग करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x dx माइनस 3 sin x dx और प्लस 2 cos² x dx, तो मैंने इन तीनों को ही अलग अलग किया, तो मेरे पास ये तीन तरह के समाकलन बन चुके हैं। अब हमने बात की हुई कि कांस्टेंट को हम बाहर लिखेंगे, तो 1/cos² हमारे पास sec² dx बना। आपके पास तीन सवाल बन गए एक तरह से, लेकिन तीनों ही फॉर्मूला बेस हैं। अभी हमने बात की थी cos x का इंटीग्रेशन, cos x का जब समाकलन निकालते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आता है, sin x, यानी कि सिर्फ sin x आता है, -sin x उसका अवकलन है -3। अब sin x का अवकलन करते हैं तो यहाँ पे -cos x आएगा, यहाँ हमारे पास -cos x आने वाला है, और sec² का भी मैंने बात की थी कि tan x आएगा, और c आप तीनों के लिए कॉमन लगा दीजिए, क्योंकि c1 c2 c3 तीनों को मर्ज करके आप फिर c को यूज करेंगे, इसलिए हमने डायरेक्ट ही c को यूज कर लिया। तो 5 sin x प्लस 3 cos x प्लस 2 tan x प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन चुका है। लास्ट के लिए मैं बात करना चाहूंगा, तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, दोनों को सेपरेट करना है, sec² dx प्लस cos x² x dx। अब जैसे sec² का है तो sec² का भी हमने आंसर फाइंड किया था, sec² जैसे होता है tan x, तो हमारे पास आंसर आ चुका है tan x। cos x² का बात याद करिए, cos x² किसका अवकलन होता है, तो cot x का अवकलन cos x² होता है -cos x², तो इसी तरफ से cos x² का होगा cot x। तो मैं बात करूं तो यह मैं बात करूं cos x² का होगा -cot x,
सी। तो हमारे पास जो वैल्यू आ चुका है tan x माइनस cot x प्लस सी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। तो आपने देखा इंटीग्रेशन किस तरह से हमने स्टार्ट किया, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा हूँ। जो हमारे क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस है, तो इसलिए आप आज 9.1 के यानी एक्सरसाइज 9.1 के जितने भी आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, एग्जांपल्स रीड कर सकते हैं, आप पढ़िए इनको, कोशिश करिए जिससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। और मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें। पहली बार आप वीडियो को डायरेक्ट देखें, दूसरी बार आप वीडियो को रोक रोक के आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करके देखें। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाले हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो ये इंटीग्रेशन बहुत टफ होगा, इसलिए मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा आप इस फॉर्मूला को याद करें। और थैंक्स अ लॉट, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।